हेलो फ्रेंड्स, आज साइक्लिक ग्रुप का अपन तीसरा लेक्चर देंगे और एक बहुत ही मोस्ट लेक्चर है ये अब तक का सबसे मोस्ट लेक्चर मान के चलना। और इसमें एक थ्योरम मैं आपको करा रहा हूँ, थ्योरम नंबर 3 कि एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। ठीक है, थ्योरम क्या है? द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो मैंने सिद्ध भी किया है आपको जगह जगह कि कोई भी अगर परिमित ग्रुप है और वो चक्रीय है तो उसकी जो कोटि है ग्रुप की वो उसकी जनक की कोटि के बराबर होगी। जैसे कल मैंने मैट्रिक्स का एक लास्ट में एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वो क्यों नहीं चक्रीय हुआ था, क्योंकि उसमें प्रत्येक अवयव की कोटि जो थी वो ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं आई थी। फिर मैंने आपको 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा का बताया था उदाहरण, और उसमें बताया था कि आयोटा की जो कोटि है वही ग्रुप की कोटि है, तो आयोटा उसका जनरेटर था। तो उसी थ्योरम को आज अपन को प्रूफ करना है और एक बेहद मोस्ट थ्योरम है ये ध्यान रखना। अगर इस चक्रीय ग्रुप में कोई थ्योरम पूछी जाती है तो सबसे पहले इसी का नंबर आता है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि कोई भी ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, तो उसका जो जनक होगा उसकी कोटि उस ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। तो सबसे पहले अपन जो चीज़ वो कह रहा है वो मान लें जरा, और थ्योरम बिल्कुल किताब से ही आपको एज इट इज़ करनी है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ तो वो आपको समझना है कि माना कि G एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, माना कि G एक परिमित चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, तथा इसका जनक A है। माना कि G एक परिमित चक्रीय ग्रुप है तथा इसका जनक A है, कोई दिक्कत नहीं है साहब इसमें। अब A है तो इसकी कोटि मान लो। यह भी माना कि A की कोटि n है। क्या माना हमने? यह भी माना कि A की कोटि n है, अर्थात ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n। ठीक है, अब अपने को देखो, अपन ने माना है G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, A इसका जनरेटर है, A की कोटि क्या है? A का ऑर्डर n है, तो अपने को G का ऑर्डर भी n सिद्ध करना है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो अभी पहले अपन ने A की कोटि n मानी है तो उसमें कोटि की परिभाषा के अनुसार लिख दो आप, अर्थात कोटि की परिभाषा अनुसार n वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, कि a की पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, जहाँ e G का तस्मक अवयव है, जहाँ ई G का क्या है? तस्मक अवयव है। क्लियर हो गई चीज़? अपन ने कोटि की परिभाषा भी लिख दी और सारी चीज़ इसमें एज इट इज़ लिख दी। सबसे पहले माना G एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, A इसका जनक है। ठीक है, A की कोटि कितनी मानी बेटा अपन ने? n मानी है। इसका मतलब A की पावर n बराबर क्या होगा? E, जहाँ n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, E G का तस्मक अवयव है। ठीक है, अब वो कहता है नेक्स्ट पैरा अपन लिखेंगे, यदि हम मान लें कि, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज लिखनी पड़ती है कई बार अपने को अलजेब्रा में, h बराबर a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, वो देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ। a G में है तो a इंटू ए बी किस में होगा? G में। a इंटू ए बी किस में होगा? G में। तो कहता है a स्क्वायर a क्यूब इस तरीके के जो अवयव हैं a की पावर n तक के, वो सब किस में होंगे? G में होंगे। अब वो ये कह रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको मैंने क्या मान लिया? h मान लिया। इस समुच्चय को क्या मान लिया? h। यानी जो डिफरेंट एलिमेंट हैं a स्क्वायर a क्यूब a की पावर n, उन सबको मैंने इकट्ठा किया और उन सबको मैंने क्या मान लिया? h मान लिया। वो कहता है अब हम सिद्ध करेंगे कि h इज इक्वल टू G। यहाँ ये ध्यान देना, A का ऑर्डर n है, H में अगर ये सभी अवयव भिन्न भिन्न है, ये जरूरी नहीं है भिन्न भिन्न है, इनमें से कुछ अवयव रिपीट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा क्यूब है, आयोटा 4 है, इसका मतलब 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा आ गया। लेकिन जैसे ही मैं आयोटा 5 लिखता हूँ तो वापस क्या आया था? आयोटा, तो अवयव रिपीट हो गया। तो वो ये कह रहा है यहाँ ये जो सिचुएशन है ऐसी नहीं है। यहाँ ये कह रहा है कि अपन ने जितने भी अवयव लिए हैं कौन कौन से? a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर n, ये मान लिए अपन ने सारे डिफरेंट एलिमेंट है। अभी अपन प्रूफ करेंगे कि सारे एलिमेंट जो हैं डिफरेंट है।
ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे कि H बराबर G। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि H के बराबर G है, इसका मतलब G में कितने अवयव होंगे n, और तो G की कोटि कितनी हो जाएगी बेटा n। तो बेसिक समझने की कोशिश करो। G एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनक A है, A की कोटि n है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमें सिद्ध करना है G की कोटि भी n होगी। इसके लिए हमने क्या माना कि H कोई एक समुच्चय माना और उसमें डिफरेंट एलिमेंट ले लिए a स्क्वायर, a क्यू और a की पावर n। और अब हम सिद्ध करेंगे कि H बराबर G। इसका मतलब एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय के बराबर सिद्ध करना है। तो बेसिक क्या है, H सबसेट दिखाओ G का और G सबसेट दिखाओ H का। अगर ये दोनों दिखाए तो आप, तो इसका मतलब H बराबर क्या होता है G। तो सबसेट की जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी डिस्क्रीट में, वही डेफिनेशन से अपन ये सिद्ध करेंगे कि H बराबर G। लेकिन उससे पहले सबसे पहले वो ये सिद्ध करता है कि सर्वप्रथम, वो बहुत जरूरी है, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि समुच्चय H में कोई भी दो अवयव समान नहीं है। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि समुच्चय H में कोई भी दो अवयव समान नहीं है, ठीक है। यानी आपने जो ये H लिया है कौन सा, a स्क्वायर टू a की पावर n, ये सिद्ध करना है कि अपने को ये सारे अवयव जो हैं डिफरेंट हैं, मतलब इनमें कोई भी अवयव जो है समान अवयव नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब वो ये कहता है कि भाई यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि सारे अवयव साहब डिफरेंट हैं, मैं तो ये कहता हूँ नहीं साहब इसमें दो अवयव तो समान है ही। यदि संभव हो तो माना कि a की पावर I इज इक्वल टू a की पावर j, ठीक है, जहाँ I क्या है लेस देन j, और j का मान कहाँ से कहाँ तक है, या तो n है या n से कम है, और I का मान या तो 1 है या 1 से बड़ा है। देखो H क्या था, एक बार मैं लिख रहा हूँ H आपके सामने, a स्क्वायर टू a की पावर n इज इक्वल टू e, ठीक है। वो कहता है साहब अगर ये सारे अवयव डिफरेंट हैं, ये चीज़ सिद्ध करो आप। मैं तो नहीं मानता कि सारे अवयव डिफरेंट हैं, मैं तो ये कहता हूँ साहब ये सिचुएशन ऐसी है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा 4 और आयोटा 5, तो यहाँ आयोटा 5 आयोटा के बराबर आ जाता है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसी सिचुएशन है कि इसमें कोई दो अवयव रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अब अगर रिपीट होते हैं तो मैं अपनी बात सिद्ध करूंगा, और सिद्ध करने के लिए क्या कहूँगा मैं कि आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 5, यही तो कहता हूँ मैं फिर उस केस में। तो इसका मतलब मैं ये कहता हूँ अगर ये सारे अवयव डिफरेंट नहीं है तो इनमें कोई दो अवयव समान है, और वो दो अवयव क्या है, कोई सा एक ai ले लो और कोई सा एक aj ले लो। और i और j पे कंडीशन क्या है कि i j से कम है, लेकिन i का मान क्या है 1 से शुरू होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट इसका 1 है, और 1 से शुरू होगा या 1 से बड़ा होगा, और j का मान क्या है, लास्ट एलिमेंट n है, तो j का मान या तो n होगा या n से कम होगा, ठीक है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तब अब जो चीज़ छोटी है उसके इन्वर्स से दोनों तरफ गुणा कर दो। तो ये छोटा क्या है i, तो अपन ने क्या किया, दोनों के इन्वर्स से a की पावर माइनस i से दोनों तरफ गुणा कर दिया, ठीक है। और इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज a की पावर 0 इज इक्वल टू e, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 क्या आ जाएगी e, और ये क्या आ जाएगा a की पावर j माइनस i, ठीक है। परंतु अब देखो यहाँ क्या आएगा j माइनस आई, तो हर हालत में क्योंकि j n से कम है, ठीक है, या n के बराबर है, अगर सपोज करो n के बराबर भी है और इसमें से कुछ घटा दिया तो हर हालत में किससे कम आएगा, n से। तो कह रहा है परंतु j माइनस आई लेस देन आई n, तथा क्या कहता है वो, a की पावर j माइनस आई इज इक्वल टू e, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू j माइनस आई। तो a का ऑर्डर हर हालत में किससे कम आएगा बेटा, j माइनस आई से, ठीक है। ये अपन टिप्पणी से जानते हैं अवयव की कोटि में। अब वो कहता है a का ऑर्डर j माइनस आई से कम है, और j माइनस आई किससे कम है, n से। तो आपने तो a का ऑर्डर n माना था, लेकिन ये क्या आ गया, a का ऑर्डर n से कम। ये गलत चीज़ क्यों आई, क्योंकि हमने गलत चीज़ मान ली कि a स्क्वायर a क्यूब और डॉट 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 a की पावर n में से कोई से दो एलिमेंट समान है, और वो दो एलिमेंट जो हमने समान माने उससे हमसे ये चीज़ गलत आ गई कि हमने शुरू में जो a का ऑर्डर n माना था
वो इसकी वजह से नहीं आया, क्योंकि हमने इसमें दो अवयव क्या मान लिया, आपस में समान। तो ये चीज़ अब ये सिद्ध हो गई कि हर हालत में जो है गलत चीज़ अपने पास क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि हमने दो अवयव समान माने, इसलिए एच के कोई भी दो अवयव समान नहीं होंगे। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि जो कि संभव, इसके जैसे आपने लिख दिया ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन, जो कि असंभव है, क्या लिखोगे आप, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन माना है, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन माना है। ठीक है बेटा, और जैसे ही ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन माना है, इसलिए ए आई डज नॉट इक्वल टू ए जे। ठीक है, अतः समुच्चय एच के सभी अवयव भिन्न हैं। अतः समुच्चय एच के सभी अवयव भिन्न हैं और यह संख्या में n है। बुक में ये चीज़ नहीं लिखी है उसने बेटा, ये लिख लेना आप इसके आगे, और यह संख्या में n है। ठीक है, समुच्चय h के सभी अवयव भिन्न हैं और यह संख्या में n है। ठीक है, इसका मतलब h का ऑर्डर n है। अब अपना मकसद क्या है कि अब हम h बराबर g सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं अपन, अब हम h बराबर g सिद्ध करेंगे। ठीक है, h बराबर g सिद्ध करने के लिए, h बराबर g सिद्ध करने के लिए हम g को सबसेट ऑफ h तथा h सबसेट ऑफ g बताएंगे। ये चीज़ मैं मेरे मन से लिखा रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लेना नोट्स में, है ना। अब h बराबर g सिद्ध करेंगे, h बराबर से g सिद्ध करने के लिए हम g सबसेट ऑफ h तथा h सबसेट ऑफ g बताएंगे। ठीक है, तो पहले अपन क्या बताएंगे, g सबसेट है h का, और सबसेट की क्या डेफिनेशन है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है कब, जब इसमें मैं आवश्यक रूप से एक एलिमेंट लूँ, जैसे a बिलोंग टू g लूँ और उसको हर हालत में किस में दिखा दूँ, h में। तो सबसेट की डेफिनेशन अपन ने डिस्क्रीट में पढ़ी थी, फिर रियल में भी खूब सिद्ध की है अपन ने लास्ट ईयर इसको। तो वही डेफिनेशन लेंगे कि g में एक अवयव लेंगे और आवश्यक रूप से उसको हम h में बता देंगे। ठीक है, तो लिखो इसके लिए, पुनः माना कि b कोई स्वेच्छ अवयव g का है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, अगर पढ़ने में एक बार आ जाए तो। पुनः माना कि b कोई स्वेच्छ अवयव g का है। अब अपन देखो ये चीज़ सिद्ध करना चाह रहे हैं, g सबसेट ऑफ h। ठीक है, तो b g में है, तो इसके लिए लिखेंगे क्योंकि g एक चक्रीय ग्रुप है, क्योंकि g एक चक्रीय ग्रुप है तथा इसका जनक a है, तथा इसका जनक है a है, इसलिए g का प्रत्येक अवयव a की पूर्णांक घात के रूप में होगा। इसलिए g का प्रत्येक अवयव a की पूर्णांक घात के रूप में होगा। ये अपन ने चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, अब माना b इज इक्वल टू ए की पावर l। ठीक है, जहाँ l कोई एक पूर्णांक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो आप कि b g का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो ये एक ही किसी पूर्णांक घात के रूप में होगा, और वो एक ही पूर्णांक घात मैंने क्या लिया है, l ली है। ठीक है, थोड़ी लंबी है बेटा, और ये ऐसी थ्योरम एग्जाम में आती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि b बराबर मैंने क्या लिख दिया बेटा, a की पावर l। ये चीज़ समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब वो कहता है, अब भागकलन विधि से, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी भागकलन विधि आएगी तो वो थ्योरम बहुत मोस्ट हो जाएगी। अब भागकलन विधि से
बी इज इक्वल एल बराबर क्या लिखा जा सकता है, एन क्यू प्लस आर, जहाँ आर बिलोंग टू जेड और अपन क्या लिख सकते हैं, आर लेस देन एन बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने एन में अपन ने जो जैसे अगर एल का मान 8 लूँ मैं, तो 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 प्लस 2। ठीक है, एक तो ये है, एक 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 4 प्लस 0। तो वही चीज़ जो मैंने समझाई थी अवयव की कोटि की परिभाषा में आपको एक थ्योरम में, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि अगर एल में एन का भाग लगाया, क्यू टाइम्स गया और आर टाइम्स बचा, और उससे मैंने क्या लिख दिया कि ए की पावर 8 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की पावर 2 गुणा 3 प्लस 2, ये लिख दिया मैंने। तो यही बात लिखी है मैंने। तो एल बराबर क्या लिख दिया बेटा मैंने, एन क्यू प्लस आर, यानी 8 बराबर लिख दिया 2 गुणा 3 प्लस, तो और या फिर 2 गुणा 4 प्लस 0। तो वो कहता है आर का मान क्या क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या एन से छोटा होगा। अब अपन देखें कि बी बराबर क्या है अपने पास, ए की पावर एल, और ए की पावर एल की जगह मैंने क्या रख दूँ अब, एन क्यू प्लस आर, और अब क्या माना जाएगा, एन क्यू ए की पावर आर। ठीक है, ए की पावर एन की पावर क्यू और ए की पावर आर, ए की पावर एन क्या है, ई की पावर क्यू और ए की पावर आर, और ई इंटू ए की पावर आर। ठीक है, और इसका मान क्या आ गया अपने पास, ए की पावर आर। तो बी का मान लास्ट में क्या आ गया बेटा अपने पास, ए की पावर आर, और आर का मान कहाँ से कहाँ है, जहाँ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन एन। तो आर का मान या तो एन से कम है या 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये बी कहाँ पे आ गया, देखो एच में, क्योंकि एच कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है और ए की पावर एन पे ख़त्म हो रहा है। तो वो ये कह रहा है साहब ये निश्चित रूप से जो है एन से कम है एच। ठीक है, क्योंकि आर का मान क्या है, एन से कम, तो ये बी जो आया है ए की पावर आर, इसका मतलब वो एच के अंदर है। इट इम्प्लाइज अपन क्या लेंगे, परंतु आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन एन, इट इम्प्लाइज ए की पावर आर बिलोंग टू एच। ठीक है, और इट इम्प्लाइज बी बिलोंग टू एच, इट इम्प्लाइज बी बिलोंग टू एच। और बी को लिया तो किस में था, जी में, दिखाया किस में, एच में। तो देयरफॉर फॉर ईच बी बिलोंग टू जी, इट इम्प्लाइज बी बिलोंग टू एच। और ये सेपरेशन किसकी है, अतः जी सबसेट ऑफ एच। इसको नंबर 1 दे दो आप। ठीक है, अब अपने को क्या दिखाना है कि एच इज सबसेट ऑफ जी। तो लिखो साथ ही जी एक ग्रुप है, साथ ही जी एक ग्रुप है। ठीक है, इसलिए इसकी संक्रिया समव्रत है, इसलिए इसकी संक्रिया क्या है, समव्रत है। अतः समव्रत गुणधर्म से ये जरूर लिखनी है बेटा लैंग्वेज, जी एक ग्रुप है इसलिए इसकी संक्रिया समव्रत है, इसलिए समव्रत गुणधर्म से H का प्रत्येक अवयव G का अवयव होगा। क्या कहना चाह रहा है देखो, ये वो कह रहा है साहब मैं सपोज करो ये H में है, सॉरी ए जी में है ना, तो ए स्क्वायर भी किस में होगा, जी में, ए क्यूब भी किस में होगा, जी में। ऐसे करते करते ए की पावर एन भी किस में होगा, जी में, ए की पावर एन प्लस 1 भी किस में होगा, जी में। तो वो कह रहा है साहब ए की खूब सारी पावर ले लो आप तो अनंत तक, वो सब किस में आएंगी, जी में, क्योंकि गुणन संक्रिया क्या है इसमें, समव्रत। तो इसलिए एच का प्रत्येक अवयव, एच के तो अवयव क्या है बेचारे, छोटे से हैं, ए से लेके ए की पावर एन तक है। तो वो कह रहा है इसलिए एच का प्रत्येक अवयव जी का अवयव होगा, अतः एच इज सबसेट ऑफ जी। इसको नंबर 2 दे लो। ठीक है, एक तथा दो से, एक क्या है, जी सबसेट ऑफ एच, और 2 क्या है, एच इज सबसेट ऑफ जी। तो 1 तथा 2 से जी बराबर एच। ठीक है, इससे सिद्ध हुआ कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच बराबर एन। एच का ऑर्डर अपन ने एन लिया है, अतः ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन।
ठीक है। और ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये सिद्ध करना था अपने को। तो बहुत ही एक मोस्ट थ्योरम मैंने आज आपको कराई है बेटा कि परिमित चक्रीय समूह की कोटि उसकी जनक की कोटि के बराबर होती है। फिर उससे मैं रिपीट कर रहा हूँ थ्योरम पूरी कि जी एक चक्रीय ग्रुप है, परिमित है, ए इसका कोई अवयव है जो जनक है इसका, ए की कोटि एन मानी हमने, और फिर हमको ये सिद्ध करना है कि ए की कोटि जो एन मानी है वही जी की कोटि है। इसके लिए मैंने एक एच समुच लिया, एच के अवयव मान लिए ए स्क्वायर ए की पावर एन तक, और ए की पावर एन क्या है, ई है, क्योंकि ए की कोटि एन है। तो एच के सभी अवयव डिफरेंट सिद्ध करने हैं। मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई दो अवयव इसमें समान है, उसके लिए मैंने ए की पावर आई बराबर ए की पावर जे लिया, जहाँ आई लेस देन क्या है, जे है, ठीक है, और आई का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और जे का मान लेस देन इक्वल टू एन है। जो चीज़ छोटी होती है उसके इन्वर्स से दोनों तरफ गुणा कर दिया, उससे मेरे पास क्या आया, ए का ऑर्डर जे माइनस आई आया, जो कि एन से कम है। इसलिए ये चीज़ संभव नहीं है क्योंकि हमने ए का ऑर्डर एन माना था। और ये गलत चीज़ क्यों आई, क्योंकि हमने एच में दो अवयव समान मान लिए, इसलिए एच के सभी अवयव भिन्न हैं और ये भिन्न अवयवों की संख्या कुल एन है, ठीक है। फिर अब मेरे को सिद्ध करना है कि एच बराबर जी, तो इसके लिए मैंने सिद्ध करने की कोशिश करी कि जी सबसेट ऑफ एच। तो जी का कोई अवयव ले लिया बी को हमने लिख दिया ए की पावर एल की फॉर्म में, जहाँ एल कोई पूर्णांक है, भागकलन विधि से एल का मान मैंने एन क्यू प्लस आर लिख दिया, आर का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन एन है, ठीक है। अब मैंने ये सिद्ध कर दिया कि बी बराबर ए की पावर एल को मैंने लास्ट में क्या सिद्ध कर दिया, ए की पावर आर, और ए की पावर आर निश्चित रूप से किस में है, एच में, तो बी लिया था जी में, दिखाया एच में, इसका मतलब जी सबसेट है एच का, और एच तो सबसेट होगा जी का, क्योंकि जी में गुणन संक्रिया क्या है, समृद्ध, तो एच का प्रत्येक अवयव जी का है, इसलिए एच बराबर जी, एच का ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर है, इसलिए वो ए के ऑर्डर के बराबर है। तो एक बहुत ही मोस्ट थ्योरम मैंने आज आपको कराई है बेटा। अब इसमें एक थ्योरम और रह रही है, वो अपन कल करेंगे, है ना।